बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35th लेक्चर में आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो हैं वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 18 हैं। 12 तक आई थिंक हम बात कर चुके हैं जी। 12 तक हमने बात कर ली थी। 12 में MOT है जिसमें हीलियम के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर बताना था, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं, 17 भी नहीं, 16 भी नहीं, 18 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि ये है क्या। ये टर्म्स हैं जिसमें कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रीजंस। नंबर 1 बताता है बोथ बॉन्ड डिस्टेंस इज कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्ड्स और टू एटम्स। दूसरी बात वो ये करता है कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड वैनिशेस आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव एंड CH3 NH3 पॉजिटिव। चलें वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कहता है जी बॉन्ड डिस्टेंस इज अ कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। इनिशियल टॉपिक्स की तरफ जाएं। अकॉर्डिंग टू द एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन द एटम्स अप्रोचेस टू द ईच अदर, इफ दे आर फार अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर देयर इज नो अट्रैक्शन और नो रिपल्शन। जब एटम एक दूसरे से काफ़ी दूर है, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो अट्रैक्शन और रिपल्शन डोमिनेट्स। अट्रैक्शन और रिपल्शन, इन दोनों की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करती हैं। इफ़ द रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट द अट्रैक्टिव फोर्सेस नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जैसा कि हमने कभी पढ़ा था कि एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स याद होनी चाहिए, बातें सारी चीज़ें आप कलेक्ट किया करें। If the forces of attraction dominates the repulsion, then the bond is formed, and the bonds that are formed are said to be the electrons would reside in the bonding molecular orbitals। ये बातें मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी याद करवा रहा हूँ, ना भी आप ऐड करें चल जाएगा। तो जब अट्रैक्शन रिपल्शन के ऊपर हावी हो जाए तो बॉन्ड बन जाता है। When the attraction dominates the repulsion, then the bond is formed। लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो आपने कभी पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो जाती है। उस पॉइंट के ऊपर भी जो दो एटम के दरमियान डिस्टेंस है वो रहता ही है। अगर आप हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो तकरीबन 75.4 पिकोमीटर का डिस्टेंस होता है, याद। यही इसका बॉन्ड डिस्टेंस है, यही इसकी लेंथ है, यही इसकी बॉन्ड लेंथ है। क्या कि ये जो डिस्टेंस है ये रहना ही रहना है। क्वेश्चन ही देख लें, बॉन्ड डिस्टेंस इज अ कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कम से कम डिस्टेंस है जो किसी एटम के दरमियान होता है। कब? जब वो बॉन्ड बना लेता है। तो हाइड्रोजन की एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि बॉन्ड डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि मजीद एटम इससे मजीद करीब आएगा तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के, और बॉन्ड दोबारा वैनिश हो जाएगा। इतना डिस्टेंस रहना चाहिए, 75.4 पिकोमीटर। किसके केस में? हाइड्रोजन के केस में। यही बॉन्ड डिस्टेंस क्या है? यही बॉन्ड डिस्टेंस बेसिकली जिसे हम बॉन्ड लेंथ के नाम से भी जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड वैनिशेस आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन इन NH4 H3O पॉजिटिव एंड CH3 NH3 पॉजिटिव। वो कहता है कि कहाँ जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ, NH3 के पास एक लॉन पेयर है और एक लॉन पेयर होने की वजह से जो इसका एंगल है वो जेन्युइन नहीं रहता। हाइब्रिडाइजेशन बेशक sp3 है लेकिन एंगल तकरीबन 107.5 डिग्री, याद है। कहता है कि जब आप इसको एक और हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, ये प्रोटॉन की फॉर्म में आया, इसने इसके साथ अपना ये पूरे का पूरा लॉन पेयर शेयर कर लिया और जो स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसा था, याद होना चाहिए आपको। यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो करवा दें या टोटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करवा दें। अब वो कहता है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 107.5, लेकिन जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो बॉन्ड एंगल दोबारा 109.5 हो जाता है। तो कहता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वैनिश क्यों हो गया। यहाँ पे तो बाकायदा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी। याद रखें, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड हैं ये देखें, बाकी तो सारे ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। लेकिन यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? नाइट्रोजन एटम। शेयर्ड हैं, ये नहीं है कि इसको पक्के पक्के दे दिया अब इसको दे दिए, नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं इसके भी हैं। तो जब ऐसा बॉन्ड बन जाए ये भी तो बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड ही है।
तो जब ऐसी कभी सिचुएशन बन जाए तो आपने याद रखना है कि तमाम जितने भी बॉन्ड्स हैं उनके अंदर किसी ना किसी हद तक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का करैक्टर भी होता है। अब ये सारे बॉन्ड बने, हालांकि इसमें जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो 25% है, एक है, और बाकी 3 हैं 75%। लेकिन करैक्टर तमाम में थोड़ा 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 कोवेलेंट करैक्टर भी पाया जाएगा और तमाम में सारा थोड़ा 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 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर भी पाया जाएगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बनता है तो करैक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जब इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आप कहोगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 25% जो करैक्टर है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का है और 75% करैक्टर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो एज अ यूनिट काम करता है, और जब एज अ यूनिट काम करता है तो तमाम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने परसेंट है? 25%। और कोवेलेंट बॉन्ड कितने परसेंट है? 75%। इसीलिए ये करैक्टर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का वैनिश हो जाता है। मॉलिक्यूल एज अ यूनिट काम कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिटी हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो करैक्टर है ये भी स्प्रेड आउट हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो पूरे मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर कितना है? 25%। और अकेला कोवेलेंट बॉन्ड का करैक्टर या कोवेलेंट करैक्टर कितना है? 75%। याद रखना है। अगेन वी आर मूविंग टुवर्ड द वाटर एंड द हाइड्रोनियम आयन। वाटर इज द स्ट्रक्चर विद H2O विद 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट कर दो। ये अगर आपने लास्ट लेक्चर्स देखे हुए हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के तो आपको ये बातें पता है। जब ये लोन पेयर इसको मिल गया तो जी कैसा बना? ऑक्सीजन इसके साथ, एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन, और इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। इनिशियली देखा गया तो वाटर का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा था 2 लोन पेयर के साथ, याद है? ये भी कोवेलेंट बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड था। लेकिन जब यहाँ पे एक लोन पेयर दे दिया गया, किसको? प्रोटॉन को, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया। फिर सारी बातें, पहले 2 को कोवेलेंट बॉन्ड थे, एक जब लोन पेयर पूरे का पूरा दे दिया गया तो ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन हर जगह, लेकिन इधर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों किसने प्रोवाइड किए हैं? ऑक्सीजन ने। लेकिन एनी हाउ बॉन्ड बन गया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये किसने शेयर किया है? सिर्फ ऑक्सीजन ने। हाइड्रोजन तो खाली आया था। जब H पॉजिटिव लिखता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s0 हो जाती है, पता है ये बातें आपको? ओके, तो फिर वही बात कि अगर आप टोटल मॉलिक्यूल 3 है तो कोवेलेंट करैक्टर देखें आप, इसमें 66% आ जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर 33% आ जाएगा, मॉलिक्यूल एज अ यूनिटी काम करेगा। हर एक बॉन्ड के अंदर एक दूसरे का करैक्टर क्या करता है? ये एक दूसरे के अंदर सरायत कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। अब मैं कहूँ कि ये क्या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है? नहीं, अब इसमें इसका करैक्टर आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब ये एटम अब एटम नहीं है, बल्कि अब ये मॉलिक्यूल के तौर पर काम करेगा। ये बॉन्ड जो है इसमें भी 66% कोवेलेंट करैक्टर, 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर, 66% कोवेलेंट करैक्टर, 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर, यहाँ भी 66% कोवेलेंट करैक्टर और 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर। ठीक है, क्योंकि तमाम की देखे 2 इलेक्ट्रॉन, शक्लें एक जैसी हो गई, तो करैक्टर भी क्या करता है? पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर स्प्रेड कर जाता है। आफ्टर दैट ये तेज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि टाइम की शॉर्टेज होती है और ये बातें मैं बिलीव करता हूँ कि आपने सीखी हुई हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं कि जी हमारे पास अगर एक NH3 आ जाए लॉन पेयर के साथ और एक आ जाए CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, इसका मतलब इसके पास एक, जब कभी आपको एक बात सिखा दूँ, जब कभी किसी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, याद रखना नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये बातें सीखनी चाहिए आपको। और जब कभी किसी चीज़ के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना बॉन्ड के अंदर। जैसा कि अगर मैं देखूं कि NH4 के सिलसिले में मैं आपसे कहूं कि NH3 कैसा है, आप कहते हैं न्यूट्रल है जी एक लॉन पेयर के साथ। जब इसके पास एक प्रोटॉन आया तो इसने अपना पूरा लॉन पेयर इसे दे दिया। जब लॉन पेयर इसे दे दिया तो मॉलिक्यूल के अंदर जो चार्ज बनेगा NH4 बनने के बाद इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड बनाने वाला पॉजिटिव और नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये बॉम्ब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ले लिया, या इलेक्ट्रॉन किसी के पास पेयर की हालत में आ गए तो नेगेटिव चार्ज, किसी से पेयर की हालत में चले गए, या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और बहुत अहम बात, अगर तो ऑर्बिटल फिल हो जाए, अगर तो ऑर्बिटल फिल हो जाए तो ये नेगेटिव चार्ज की दलील है।
अगर उसका ऑर्बिटल खाली हो जाए पॉजिटिव चार्ज की, मिसाल के तौर पर 1s1 मैं ले लेता हूँ। आपको पता है हाइड्रोजन के पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल 1s1 ही है। जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बनता है, 1s0 खाली हो गया। जब 1s0 हो जाएगा तो प्रोटॉन को, इसको क्या कहना है आपने, प्रोटॉन कहना है। चलो एनी हाउ डिटेल तो यहाँ इतनी ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। CH3 का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर की कमी है, और NH3 के पास एक लोन पेयर पड़ा है। अगर ये लोन पेयर मैं इधर से इधर दे दूँ तो NH3 ने, इसको ऐसे भी बॉन्ड बना सकता हूँ, NH3, ये देखें एक इधर जोड़ देता हूँ CH3, जिसने लोन पेयर दिया उसके ऊपर अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये तो बहाल हो गया ना इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसने अपने लोन पेयर पूरे के पूरे दे दिए CH3 को, इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको जो बुक के हिसाब से आपके लिखा हुआ है वो ठीक है, वो ऐसे लिखा हुआ है CH3 NH3 पॉजिटिव। आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्सप्लोड फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कहाँ वैनिश हो गया, NH3 CH3 में। मैं आपको बता चुका हूँ कि NH3 में ये जो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे कोविलेंट हैं। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। जब नाइट्रोजन कोई चौथा बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब होता है इसने अपना जो लोन पेयर था वो दे दिया। ये देखें, ये CH3 वाला B ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये एक नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं ये किसने प्रोवाइड किए हैं, नाइट्रोजन ने। तो मॉलिक्यूल बनने से पहले जब वो CH3 से नहीं मिला था तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन जब वो CH3 के साथ मिल गया तो एक कौन सा आ गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें 75% क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, 25% क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मॉलिक्यूल एज अ यूनिट काम करता है तो हर बॉन्ड के अंदर एक दूसरे का करैक्टर पेनिट्रेट कर जाता है। अब आपने कहना है हर बॉन्ड के अंदर 25% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट करैक्टर है और 75% कोवेलेंट करैक्टर है। हर बॉन्ड के अंदर 25% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का करैक्टर है और 75% कोवेलेंट करैक्टर है। तो इस तरह ये मॉलिक्यूल के अंदर पूरा जो करैक्टर है वो क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। और जब ये करैक्टर स्प्रेड कर जाता है तो फिर ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब आप इसका NMR करके देखते हैं, जो टेक्निक्स है हमारे पास लेबॉर्ट्री के अंदर, तो बॉन्ड सारे एक जैसे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि सब ने अपना करैक्टर शेयर कर लिया। ठीक है, तो ये बातें अहम थी, ये बातें मैंने आपको सिखा दी। अब इसके बाद जो थर्ड पोर्शन है वो बताता है कि जी इधर ही फोकस करें, द बॉन्ड एंगल वाटर एंड NH3 are 109.5, बॉन्ड एंगल्स ऑफ H2 NH3 आर नॉट द 109. बातें बहुत बार कर चुका हूँ। 2 लोन पेयर के साथ है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपेल करते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और एंगल वाटर के अंदर 104.5 पे जाके रुक जाता है। NH3 के पास एक लॉन पेयर है तो जो है वो एंगल वो 107.5 के पे जाके रुक जाता है। लेकिन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3। ये सारी बातें सिखा चुका हूँ। लेकिन CH3 में, CH4 में कोई लॉन पेयर ना होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो एग्जैक्टली 109.5 है। ये बातें सीख चुके हैं, ये भी लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ। पाई बॉन्ड्स आर मोर डिफ्यूज देन द सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब नॉर्मेलिटी ऑफ द बॉन्ड लेंथ एंड द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन द हाइड्रोजन इज लेस प्रोमिनेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड इन लेस प्रोमिनेंट एज कम्पेयर टू द HCl। चलें ये देखते हैं क्वेश्चन। ज़रा आप देखें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.2, 2.2, 2.2, 4.0, 3.0, 2.8, 2.5। उसने 2 बातें डिस्कस की। उसने कौन कौन सी की हैं जी, उसने बुक में की हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और HCl की। इन 2 को वो रिलेट कर रहा है, कहता है कि इसके अंदर हर चीज़ प्रोमिनेंट है। अब अनफॉर्चुनेटली हमने बॉन्ड एनर्जी भी नहीं पढ़ा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नहीं पढ़ा, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं थे, तो मैं टेक्निकली डील करने की कोशिश करता हूँ कि इसे आपको आसानी से समझा सकूँ। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस किस में ज़्यादा है, HCl में। ज़्यादा पोलर कौन सा है, HCl। नज़र आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव। और कभी ये भी बताया था कि क्लोरीन का जो करैक्टर है वो फ्लोरीन से अच्छा है बॉन्ड बनाने के लिए। वाई? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन को रिजाइड करने की पोटेंशियल फ्लोरीन से ज़्यादा है। इसके पास अगर 2 शेल हैं तो इसके पास 3 शेल है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बहुत अच्छा है, खींचता है, अट्रैक्शन रखता है, प्यार रखता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना क्लोरीन। क्लोरीन प्यार भी रखती है,
बॉन्ड बनाती भी है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने कभी पढ़ा था, फ्लोरीन से अच्छी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस HCl में ज़्यादा है, HI में ज़्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस कम है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, जिसकी वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है। अच्छा चलें आगे देखते हैं। फिर डाइपोल मूवमेंट फिर नहीं पड़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसने दे दिया है एक्सरसाइज में। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 18 का 6 पोर्शन सॉल्व करें। द डाइपोल मूवमेंट ऑफ CO2 एंड CS2 आर एग्जैक्टली जीरो। ये सीखने वाले हैं। जब आप CO2 लेते हैं, CO2 कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और हमारे पास जो CS2 है, C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। जब कोई मॉलिक्यूल लीनियर हो, आपने कभी डाइपोल मूवमेंट की शायद थोड़ा सा इसका करैक्टर कभी अगर आपको याद हो तो शायद पढ़ा हो आपने, ये पता नहीं, खैर मैं आपको डायरेक्टली ही बता देता हूँ। C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, ये मॉलिक्यूल लीनियर है, और जब मॉलिक्यूल लीनियर हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होती है। जितनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इधर से इधर को है, उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इधर से इधर को है, तो जिसकी वजह से म्यू डाइपोल मूवमेंट जीरो है, पोलैरिटी जीरो है, सिंपल पोलैरिटी जीरो है। जितना ये इधर से इधर को जा रहा है उतनी ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इधर से इधर को है, या खींचने की ताकत, जब दोनों एटम एक जैसे हो दोनों साइड पे और मॉलिक्यूल हो लीनियर, तब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो। जितनी कोई चीज़ इधर से इधर खींच हो रही है उतनी इधर से इधर खींच हो रही है, तो ये नॉन पोलर है। इधर भी जितने ऑक्सीजन इधर को खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन को कार्बन से, उतने इधर को खींच रहे हैं, तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया। लेकिन जब आप SO2 में देखते हैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लीनियर नहीं है। वाई? क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर होता है। मैं ज्योमेट्री सिखा चुका हूँ आपको टाइप्स पढ़ा चुका हूँ, AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप। तो वहाँ पे एग्जांपल आई थी SO2 और SO3 में फ़र्क। तो लॉन पेयर क्या करता है, इनके बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। जब लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है तो ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं रहता। होना ऐसे चाहिए था S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लेकिन लॉन पेयर की वजह से लीनियर नहीं रहता। लॉन पेयर की वजह से अंदर को बेंड कर जाते हैं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, बेंड स्ट्रक्चर बनाता है। और जब भी बेंड स्ट्रक्चर बने, आपने याद रखना है, कभी भी डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए डाइपोल मूवमेंट, अभी डाइपोल मूवमेंट पड़ा ही नहीं था तो क्वेश्चन में दे दिया उसने। ये इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द लॉन पेयर होती है। ये थोड़ा सा इधर को जाएगा, ये थोड़ा सा इधर को जाएगा, कभी इनका सम जीरो नहीं हो सकता। जब कोई मॉलिक्यूल लीनियर हो तो सम किसके बराबर होता है, इधर से इधर को, और इधर से इधर को, सम जीरो के बराबर होता है। लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो जब लीनियर नहीं है तो इसका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो नहीं होगा। ये 1.61 डिबाई के बराबर होगा, 1.61 डिबाई इसका डाइपोल मूवमेंट। तो ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में आ गया, लेकिन टॉपिक में नहीं था, तो आपको मैंने डायरेक्टली सिखा दिया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 और इस एक्सरसाइज को हम ख़त्म करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बताता हूँ। अगर हम देखें NaCl, तो NaCl कैसा है, कभी आपने पढ़ा था कि इसकी क्यूबिक क्रिस्टल है, और इसका जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है, 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अगर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो बाकायदा क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं। कभी NaCl अलग से आपको कभी यूनिट नज़र नहीं आएगा, फार्मूला यूनिट। ये अपने आप को फिट करते हैं कि ज्योमेट्री के अंदर, जिसको आपने कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से पढ़ा। बहुत सारे NaCl अब इस ज्योमेट्री में फिट करते हैं। आपने क्रिस्टल लैटिस पढ़ा था, लैटिस पॉइंट पढ़े थे, लैटिस प्लेन पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल टर्म्स पढ़ी थी, ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स पढ़े थे, एक्सिस पढ़े थे, एंगल्स पढ़े थे, एजेस पढ़े थे, गोज ऑन। तो जितने भी आयोनिक सॉलिड्स होते हैं वो अपने आप को बड़ी अच्छी तरह से अरेंज करते हैं 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न में। इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है, इनमें NaCl को अलग अलग करना मुश्किल है, इनको मेल्ट करना मुश्किल है, वेपोराइज करना मुश्किल है, इनको सबलाइम करना मुश्किल है। अगर NaCl लें तो इसको जो पिघलने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो तकरीबन 801 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो वाटर है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट भी कर जाता है और ये फ्रीज भी करता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिजाइड करता है। वो पिघल भी रहा होता है, जम भी रहा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप खुद ही देख लें कि जो कोविलेंट कंपाउंड है उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन कम है। जो आयोनिक सॉलिड्स हैं, जिनको हम कोविलेंट सॉलिड्स भी कहते हैं या कोविलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और अच्छी ज्योमेट्री होने की वजह से उन मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट करना मुश्किल है। इसलिए उनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन या बाकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज़ कम्पेयर टू द कोविलेंट कंपाउंड बहुत अच्छी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उम्मीद करते हैं कि हम क्लास में मिलेंगे।
और चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री से बात शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।